उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है। 2-3 दिन पहले ढेर सारी चींटियां निकली थी और सब खाना ले ले जाके इकट्ठा कर रही थी। चींटी का स्वभाव है कि वो कभी भी इकट्ठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकट्ठा वो जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मुंबई की फ्लड के बारे में सैटेलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चींटी ने बराबर अपना हिसाब रखा। वो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल अगर कभी घोंसला बनाए अपना तो समझना भयंकर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि कोयल का स्वभाव है अपना घर नहीं बनाने का। वो कौवे के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और उसने ऐसी मुझे 20 बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में, और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर। उनको यह समझ में आ गया था। क्यों? 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में हुई थी और जंगल में इन्हीं जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका स्वभाव, समझ लिया उनका ज्ञान कितनी ऊंची है, उनके ज्ञान को परखने की शक्ति, ये सब समझ लिया। तो अहिंसा का दर्शन दे दिया कि देखो भाई, किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जीव का जिंदा रहना जरूरी है। तो अहिंसा का दर्शन उन्होंने दिया इसलिए कि जो जीव जगत है इसको चलाने में जीवों की जो भूमिका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में। वो आज तक हमको समझ में नहीं आई, और उनके समझ में आई तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया और जियो और जीने दो, ये बात को पूरी ताकत से कहा। अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी ने इसलिए नहीं दिया कि हम कमजोर हैं या दूसरे ताकतवर हैं या दूसरे कमजोर हैं हम ताकतवर हैं। इसका कमजोर और ताकतवर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंध है पृथ्वी जगत को चलाने में, ब्रह्मांड को चलाने में हर छोटे जीव की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको जिंदा रखो ताकि तुम जिंदा रहो। और ये बात महावीर स्वामी के बाद अगर किसी को समझ में आई तो वो गौतम बुद्ध थे, और इन दोनों के चले जाने के बाद जिसको समझ में आई वो महात्मा गांधी थे। अब कोई दिखता नहीं है जिसको ये समझ में आता हो। तो परिणाम क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्ल हो रहा है, गाय का, भैंस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का। गाय का आंकड़ा मैंने बताया 2.5 करोड़ तो प्रतिवर्ष गाय का कत्ल होता है। भैंस का 1.25 करोड़ प्रतिवर्ष कत्ल होता है। डूकर सुअरों का 2.5 से 3 करोड़ का कत्ल प्रतिवर्ष का है। बकरे, बकरियां, छोटे जानवरों की संख्या करोड़ों में है, गिनी नहीं जा सकती है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कत्ल ही कत्ल होता है। और दुख मुझे इसी बात का है कि इसी भारत देश में महावीर स्वामी हुए, इसी भारत देश में महात्मा बुद्ध हुए, इसी भारत में गांधी हुए, इसी भारत में राम हुए, कृष्ण हुए। जिंदगी पर्यंत जिन्होंने अहिंसा हमको बताई और सिखाई, उसी भारत में इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और जानवरों के प्रति तो कितनी क्रूरता हो रही है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी अगर आपको अपनी आंखों से देखना हो कि कितनी क्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ, तो आप कभी चले जाइए मुंबई में देवनार नाम का एक गांव है, वहां पर एक कत्ल खाना चलता है। कैसे कत्ल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आंध्र प्रदेश में मेदक नाम का एक जिला है, वहां पर एक और कत्ल खाना चलता है, अल कबीर, उसको देखाइए पता चलेगा। औरंगाबाद के आसपास कई कत्ल खाने चलते हैं, इनको देख लीजिए। जब मैं शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बदबू आती है, फिर पूछता हूं क्या है, तो पता चला जानवरों की हड्डियों को पीसने का कारखाना। औरंगाबाद के माथे पर कलंक जैसा।
संपूर्ण भारत देश में जगह जगह जो कत्ल खाने चलते हैं, मैंने तो कई कत्ल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई है 20-25 मिनट की। कितनी क्रूरता से काटा जाता है जानवरों को। गाय को काटने से पहले क्या करते हैं, 5-6 दिन भूखा रखते हैं और जहां से उसको भर के लाते हैं ट्रक में, वो ट्रक में कैपेसिटी होती है 3 या 4 गाय की, तो उसमें 200 गाय भर के लाते हैं। और ये ट्रक हर एक शहर और गांव से गुजरते चले जाते हैं पुलिस वालों की कृपा से। फिर पहुंच जाते हैं कत्ल खाने में। फिर क्या होता है, 5-6 दिन उनको और रखा जाता है भूखा, खाना नहीं खिलाया जाता तो अधमरी हो जाती है गाय। फिर क्या किया जाता है, गाय को पैरों से उल्टा बांध कर लटका देते हैं, मुंह बांध देते हैं। फिर उसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की वाष्प गाय के शरीर पर फेंकी जाती है और लगातार 1-1.5 घंटे। परिणाम क्या होता है कि उसका शरीर फूलना शुरू करता है और फूलते फूलते जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी में आ जाता है तब जाके उसकी गर्दन काटी जाती है। और गर्दन काट के थोड़ी देर उसको लटका के रखा जाता है ताकि पूरा खून निकल आए। फिर उसके बाद जब गर्दन कट के गिर जाती है, अंतिम खून की बूंद निकल जाती है, फिर चाकू और छुरी से, तेज धार की चाकू छुरी से उसकी खाल उतारी जाती है और वो खाल एक्सपोर्ट की जाती है। फिर मांस निकाला जाता है, उसको धो पैक करके डिब्बों में बंद किया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर जो खून निकलता है उस खून को भारत की ही कुछ कंपनियां खरीद लेती हैं, उससे वो हेल्थ टॉनिक बनाती हैं। भारत के बाजार में बिकने वाला एक हेल्थ टॉनिक है जिसका नाम है डेक्सोरेंज, वो इसी से बनता है। और डॉक्टर लोग उस हेल्थ टॉनिक को प्रिस्क्राइब करते हैं हर उस मां को जो गर्भवती है, क्या बोलकर कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसको ये पूर्ति करेगा। मैं कई डॉक्टरों से मिला और उनको पूछा कि आप डेक्सोरेंज का ही प्रिस्क्रिप्शन क्यों करते हैं? खून की कमी दूर करने का तो सबसे बड़ा उपाय है मूंगफली का दाना, शिंगदाना, गुड़ के साथ खाओ, खून की कमी दूर होती है। चना गुड़ के साथ खाओ, खून की कमी दूर होती है। पालक और मेथी की भाजी खाओ, खून की कमी दूर होती है। गाजर का रस पियो, खून की कमी दूर होती है। आप ये डेक्सोरेंज ही क्यों लिखते हो खून की कमी दूर करने? तो एक डॉक्टर जो मेरा दोस्त है धीमे से कहा, यार इसमें कमीशन मिलता है। अब किसी मरीज को मैं कहूं कि गाजर का रस पियो तो क्या कमीशन मिलेगा? किसी को मैं कहूं कि शिंगदाना गुड़ के साथ खाओ तो क्या कमीशन मिलेगा? किसी को मैं कहूं कि ये खाओ, चना और गुड़ खाओ, तो क्या कमीशन मिलने वाला है? डेक्सोरेंज का मैं प्रिस्क्रिप्शन करता हूं क्योंकि कंपनी कमीशन देती है। तो उसी डॉक्टर को मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भवती होने पर यह दवा लिख सकते हो उसको? उसने कहा ना ना ना, कभी नहीं। तो दूसरों को कैसे लिख देते हो? तुम कैसे डॉक्टर हो? डॉक्टर हो कि कसाई हो, यमराज के भाई हो, क्या हो तुम? जो दवा तुम तुम्हारी पत्नी को नहीं लिख सकते हो वो दूसरे मरीजों को कैसे लिखते हो? तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? सिर्फ कमीशन का लालच इतना बड़ा हो गया। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरी आंखों से एक विचित्र दृश्य देखा। कलकत्ता में मैं एक बार गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां एक कसाई खाना है मोरी ग्राम, वहां 11,000 गाय रोज कटती है, मोरी ग्राम। और इस कत्ल खाने की विशेषता यह है कि यह 1757 से चल रहा है। 1757 में इस कत्ल खाने को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जब उसकी सरकार बन गई थी कलकत्ता में। आपको मालूम है प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनी, रॉबर्ट क्लाइव प्रधानमंत्री बन गया कलकत्ता का, और ये सब घटना 1757 की है। तो प्रधानमंत्री बनते ही उसने कत्ल खाना जो खोला वो यही था मोरी ग्राम। और रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में उसमें 300 गाय रोज कटती थी, आज उसमें 11,000 गाय रोज कटती है। मांस ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है, तरीका वही है काटने का जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन जो खून निकलता है उसको कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं। मैंने देखा कि वो सब चाय के व्यापारी,
तो पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो ये? कहते हैं यार क्या बताएं, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है? तो कहते हैं कि जो चाय है ना, असली चाय, वो तो पत्ते वाली है, वो तो हमको देखने को भी नहीं मिलती है। वो टी बैग्स में पैक होके सब एक्सपोर्ट हो जाती है। अब पत्ते वाली चाय को चुनते समय जो टी डस्ट रह जाती है, पीछे से टूटी हुई छोटी छोटी डंडियां, वो भारत में बिकती है। अब उसकी समस्या ये है कि उसको पानी में डालो तो पूरा कलर नहीं आता। तो उस टी डस्ट पर जानवरों के कत्ल खानों से निकाले गए खून की कोटिंग करके सुखा के भारत में बेचा जाता है। और भारतवासी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन चाय जरूर पीते हैं।